नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। लिविंग क्या है, लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। बेसिकली हम लोग 5 प्रॉपर्टीज के ऊपर चर्चा करेंगे और वो 5 में से कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं लिविंग की, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इस लेक्चर को ना आप बस ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपके सारे डाउट इसी एक लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे और जीवन में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। रटने की तो कतई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके दिमाग में यहां छप जाएगा, बस ध्यान से सुन लेना मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, शुरू करें भाई। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा द लिविंग वर्ल्ड, या द लिविंग वर्ल्ड तो है, सिंपल सा हेडिंग डाल दीजिएगा द लिविंग। द लिविंग, ये भैया आपकी हेडिंग है। हमको लिविंग के बारे में जानना है। लिविंग के बारे में जान लोगे तो नॉन लिविंग तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि भाई नॉन लिविंग क्या है। अब जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी बायोलॉजी की। बायोलॉजी मतलब क्या है भाई, लाइफ को स्टडी करना, यानी कि लिविंग को स्टडी करना। बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में बेसिकली हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। बायोलॉजी एक साइंस है जिसमें लाइफ फॉर्म और लाइफ प्रोसेस को स्टडी करते हैं। तो लाइफ फॉर्म प्लस लाइफ प्रोसेस, इसी की साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, यही तो साइंस है। लाइफ फॉर्म और लाइफ प्रोसेस की जो साइंस है उसी को बायोलॉजी कहा जाता है। एनसीईआरटी में बेसिकली यही बताया है। अब पॉइंट यहां पर हम लोग बात करें, अपने मुद्दे पर आए कि लिविंग क्या है। व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, ये है हमारा आज का मुद्दा। लिविंग क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चर्चा करें, अब मैं जितना कुछ भी आपको बताऊंगा वो सब कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, कुछ भी बाहर से जाने की हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा ये। तो लिविंग क्या है भाई, लिविंग को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें 5 कैरेक्टरिस्टिक देखने पड़ेंगे, यानी 5 कैरेक्टर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कितने, 5, 5 कैरेक्टर्स। कौन कौन से हैं बाबू वो 5 कैरेक्टर, देखो आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे। सबसे पहला तो है ग्रोथ। कौन सा है भाई, सबसे पहला ग्रोथ है। ग्रोथ हिंदी में जिसको वृद्धि बोलते हैं, आप में भी होती है, मुझ में भी होती है, सभी में ग्रोथ हो रही है। दूसरा है रिप्रोडक्शन। कौन सा है, रिप्रोडक्शन। तीसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। चौथा है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और पांचवा है कॉन्सियसनेस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चेतना। चीजों को समझना, चीजों को फील करना, उसको सेंस करना, उसको हम लोग कहते हैं चेतना, हमारे अंदर की कॉन्सियसनेस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सियसनेस। ठीक है। अब आपका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होगा कि आप कैसे बोलते हैं। आजकल बच्चे थोड़े से इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस वगैरह में इन सब में जाते हैं ना, तो प्रोनाउंसिएशन पर भी बड़ा ध्यान होता है। अब हमें पुराने चावल, हम तो कॉन्सियसनेस ही बोलते आ रहे हैं। आप कोई कॉन्सियसनेस कुछ भी बोले भाई, मेरे मुंह से तो कॉन्सियसनेस ही निकलता है। तो कॉन्सियसनेस, एक मिनट, कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग चेतना कहते हैं। ये टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं जो हमें लिविंग को डिफाइन करने में आसानी होगी। अब पॉइंट ये है कि क्या ये पांचों कैरेक्टर लाइफ को डिफाइन करते हैं कि नहीं करते हैं। डिफाइन करने से मतलब है कि क्या ये पांचों कैरेक्टर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। ये जो पांचों कैरेक्टर हैं, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, क्या ये लाइफ को डिफाइन करते हैं। आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, क्या ये लाइफ को डिफाइन करते हैं पांचों कैरेक्टर। आंसर है नहीं, ये पांचों की पांचों लाइफ को डिफाइन नहीं करते। हाँ, लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं लेकिन लाइफ की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बात हुई, लाइफ के कैरेक्टर तो हैं लेकिन लाइफ की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। पहले तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को समझो कि भाई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, तब आपको ये बात समझ में आएगी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, पहले तो इसको समझो भाई, लाइफ की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जिनको हम लोग कहेंगे कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये वाला कैरेक्टर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, वो कैरेक्टर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये कैरेक्टर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है।
कौन से कैरेक्टर को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलना है और कौन से को नहीं बोलना है, ये कैसे समझोगे आप। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो उन सभी कैरेक्टर को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा गया है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, सभी के अंदर, ध्यान रखना, कैरेक्टर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। सभी से समझते हो, बैक्टीरिया से लेकर के हम इंसानों तक, एक सिंपल प्रोकैरियोट से लेकर के एक कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक, सभी के अंदर जो कैरेक्टर प्रेजेंट हो। पहली तो ये शर्त है, दो शर्त है यहां पर, ध्यान रखिएगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की दो शर्त हैं। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि भाई जो कैरेक्टर, आप जिस कैरेक्टर को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल रहे हो, वो कैरेक्टर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, सभी के अंदर होना चाहिए, विदाउट एनी एक्सेप्शन। इस बात को ध्यान रखें, बिना किसी एक्सेप्शन के कोई भी उसका अपवाद नहीं होना चाहिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर हमने कहा कि सर ये कैरेक्टर, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ की, तो वो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कैरेक्टर होना चाहिए, एक भी उसका एक्सेप्शन नहीं मिले, उसको कहते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी है, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो कैरेक्टर है ये नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। अगर वो कैरेक्टर नॉन लिविंग में प्रेजेंट है तो फिर उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम लोग नहीं कहेंगे, भले ही वो कैरेक्टर इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, सभी के अंदर है, लेकिन अगर वो नॉन लिविंग में भी है तो फिर उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। इस बात को ध्यान रखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को हम ऐसे ही समझेंगे। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब वो कैरेक्टर जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हों बिना किसी एक्सेप्शन के, और वो कैरेक्टर जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है वो किसी नॉन लिविंग थिंग में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई कैरेक्टर है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, सभी के अंदर है, बैक्टीरिया से लेकर के हम इंसानों तक हर एक के अंदर मौजूद है, लेकिन वही कैरेक्टर किसी नॉन लिविंग में भी है, तो फिर वो कैरेक्टर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। तो ये जो 5 कैरेक्टर अभी हमने चर्चा की, तो क्या ये पांचों कैरेक्टर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? आंसर है नहीं, पांचों की पांचों तो नहीं है, कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है। एक एक करके पढ़े। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर ग्रोथ की, हेडिंग डाल दीजिएगा ग्रोथ। सबसे पहले हम लोग ग्रोथ की चर्चा करते हैं, ग्रोथ के बारे में, जिसको वृद्धि बोलते हैं हिंदी में। साइंटिफिक डेफिनेशन की अगर हम चर्चा करें, ग्रोथ क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि ग्रोथ क्या है, प्रॉपर जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दिया उसी को बिल्कुल एज इट इज लाइन टू लाइन क्या है भाई, इट इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन ऑर्गन, an irreversible permanent increase in organ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके साइज में परमानेंट इंक्रीज हो गया है, सॉरी, इन द साइज ऑफ ऑर्गन, ऐसे लिख लीजिए, इन द साइज ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन या फिर उसके किसी पार्ट में भी हो सकती है, और इट्स पार्ट, और इट्स पार्ट, वो क्या है भाई, वो ग्रोथ है। इट इज एन इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब जो वापस से उल्टी नहीं जा सकती, यानी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर एक ही डायरेक्शन में होगी। ये यहां तक कितना नहीं, ये किसी ऑर्गन की बात करें या उसके पार्ट की बात करें, इवन एक इंडिविजुअल सेल में भी, ऐसे और लिख लीजिए, और इवन ऑफ इंडिविजुअल सेल, अकेले सेल में भी ग्रोथ होती है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए पूरा ऑर्गन ही हो या कोई पार्ट ही हो, इंडिविजुअल अगर सेल भी है ना तो उसमें भी ग्रोथ होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें एक शब्द कौन सा है भाई, इरिवर्सिबल। इसका क्या मतलब समझे हम लोग, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब जो वापस लौटे नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर के कोई लीफ है, ठीक है, वो साइज में बड़ी होगी, जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जांपल से समझिएगा आप कि भाई एक छोटी सी लीफ थी, छोटी सी लीफ है ये,
ये एक छोटी सी लीफ है, ठीक है। इसका साइज मान लीजिए हम लोग यहां से बोले, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक। अब इसमें भाई ग्रोथ हो रही है, इसमें क्या हो रही है, इसमें बाबू ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ होकर के ये क्या हो गया भाई, अपने साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये लीफ जो है वो साइज में हो गई बड़ी, ठीक है। अब मान लीजिए इसका जो साइज हो गया है वो हो गया है 5 सेंटीमीटर, साइज बढ़ गया। लीफ है भाई, लीफ क्या है, लीफ एक ऑर्गन है, लीफ प्लांट का एक ऑर्गन है या पार्ट मान लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। उसमें ग्रोथ हुई, वो 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर हो गया। क्या अब ये लीफ वापस से छोटी हो सकती है? क्या लीफ वापस से छोटी हो सकती है? ये एक डायरेक्शन है। क्या यहां से लीफ वापस से इस फॉर्म में आ सकती है? नहीं आ सकती। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ये क्या हो गया, एक परमानेंट इंक्रीज हो गया। ये क्या हो गया, ये परमानेंट इंक्रीज हो गया। इसको हम वापस नहीं लौटा सकते, इसलिए हमने कहा कि इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन। क्या एक एग्जांपल हमने ये समझा, ऐसे तमाम एग्जांपल आप यहां पर बता सकते हो। दूसरी जरूरी चीज है यहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस अभी हम लोग पढ़ेंगे, भी यहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी हम लोग पढ़ेंगे। मेटाबॉलिक प्रोसेस, ग्रोथ के लिए देखो एनर्जी चाहिए भाई। यहां पर ये छोटा सा लीफ था, बड़ा लीफ हो गया, तो यहां पर भाई एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी। ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मेटाबॉलिज्म से आएगी। मेटाबॉलिज्म में भी 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक एनाबॉलिज्म होता है और एक कैटाबॉलिज्म होता है। एक जोड़ने वाली रिएक्शन होती है, एक तोड़ने वाली रिएक्शन होती है। जोड़ने वाली रिएक्शन को एनाबॉलिज्म बोलते हैं, तोड़ने वाली रिएक्शन को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो यहां पर भाई मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी नीडेड। और वो जो एनर्जी है वो कहां से आएगी, वो हमको मेटाबॉलिज्म से मिलेगी। तो एनर्जी नीडेड फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए। तो यहां पर ध्यान रखना, हमको तभी मिलेगी यहां पर ये ग्रोथ जब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज्यादा हो। यानी जोड़ने वाली जो रिएक्शन है वो तोड़ने वाली रिएक्शन से ज्यादा हो। ये जोड़ने वाली तोड़ने वाली क्या बोल रहे हो सर आप, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी मेटाबॉलिज्म एक अपना ही कैरेक्टर में है, उसको भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी फिलहाल मैं ग्रोथ में आपको ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो ग्रोथ है इसको मेजर कैसे करते हैं, अब देखो मेजर करना कैसे, इसको मेजर करें, हाउ टू मेजर। हाउ टू मेजर, अब देखो अगर मैं सेल के लेवल पर बात करूं, सेलुलर लेवल पर बात करूं, तो ग्रोथ का बड़ा सिंपल सा मतलब है प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना। सीधी सी बात है। अगर मैं सेलुलर लेवल पर बात करता हूं, एट सेलुलर लेवल, यानी कि अगर मैं एक सेल की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक सिंपल सेल की बात कर दी। अब ये सेल पहले था ऐसा, अब ये सेल हो गया है भाई ऐसा। अगर मैं यहां पर सेल के बेसिस पर बात कर रहा हूं, तो यहां पर सेल में बेसिकली हुआ क्या है, सेल के अंदर का जो लिविंग मटेरियल है, लिविंग मटेरियल से मतलब है कि उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो बढ़ गया। पहले प्रोटोप्लाज्म इतना था, अब प्रोटोप्लाज्म इतना सारा हो गया है। यानी कुल मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म बड़ा है। यानी सेलुलर लेवल पर अगर मैं ग्रोथ को डिफाइन करूं, तो सेलुलर लेवल पर ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का मतलब है इंक्रीजेस इन प्रोटोप्लाज्म। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का मतलब है इंक्रीजेस इन प्रोटोप्लाज्म, कि भाई जो प्रोटोप्लाज्म है वो बढ़ रहा है, वही है ग्रोथ। लेकिन इसको नापना मुश्किल है, कैसे नापेंगे भाई इसको, तो भाई इसके लिए ग्रोथ के लिए क्या अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उन अलग अलग पैरामीटर से इसको हम लोग मापते हैं, अलग अलग पैरामीटर से इसको मापा जाता है। अब वो क्या है, कैसे, कौन कौन से उसके कैरेक्टर है, मतलब कौन कौन से उसके पैरामीटर्स हैं, कैसे उसको मापा जाता है, वो ढेर सारी चीजें उसके अंदर रहती हैं, ठीक है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनसे भी हम इनको माप सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, वो एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल मैंने लिए और उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उनको आप रट लीजिएगा, एक टेबल बना लीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है उसके अंदर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूं कि अच्छे से रट लेना उनको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, देखो जरा टेबल बना लेना, एक तरफ तो लिख लेना पैरामीटर, और एक तरफ लिख लेना आप लोग एग्जाम्पल। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे के सारे जो है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। कोई भी एग्जाम्पल मैं बाहर से नहीं बता रहा हूं, सब एग्जाम्पल एनसीईआरटी से ही बता रहा हूं आपको।
सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें यहां पर सेल नंबर की, सेल नंबर, कि भाई एक पैरामीटर क्या है, सेल नंबर। सेल नंबर से भाई कैसे पता करोगे, जैसे मेज के अंदर, एक ध्यान रखिएगा, मेज के अंदर मक्का जो होता है ना, उसकी एपिकल रूट मेरिस्टम की बात करूं मैं, ये एग्जांपल लिखना, इस एग्जांपल को थोड़ा यहां पास में ले आओ, यहां लिख लो इसको, एग्जांपल में लिख लेना मेज। मेज के अंदर जो उसकी एपिकल रूट मेरिस्टम है, एक घंटे के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एक घंटे के अंदर यहां पर एपिकल रूट मेरिस्टम में 17,500 से ज्यादा नए सेल बन जाते हैं यहां पर, ऑन एवरी 1 आवर्स, एक घंटे में 17,500 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। याद रखिएगा, इस पर आईएमपी लगा दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना बिल्कुल इसको, क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं और आते रहेंगे। मेज के अंदर हर एक घंटे में 17,500 से ज्यादा नए सेल बनते हैं, चाहो तो ऐसे लगा दो, मोर देन 17,500 न्यू सेल्स आर फॉर्म। ठीक, दूसरा जो पैरामीटर है वो है सेल साइज। दूसरा पैरामीटर कौन सा भाई, सेल साइज। सेल साइज में हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट वाटरमेलन का, सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसमें वाटरमेलन। तरबूज सभी लोगों ने खाया होगा, मेरा तो फेवरेट है भाई वाटरमेलन। तरबूज जो है ये अपने सेल साइज को इंक्रीज कर लेता है, इसमें सेल के नंबर नहीं बढ़ते, सेल के साइज बढ़ते हैं। जैसे मेज के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो मेनली कैसे हो रही है, सेल के नंबर बढ़ने से हो रही है। वाटरमेलन तरबूज के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो बेसिकली सेल के साइज से हो रही है, सेल का साइज वहां पर बढ़ रहा है। अब इसमें बताते हैं कि यहां पर जो सेल होते हैं ना, वो अपने साइज को 3,50,000 गुना तक इंक्रीज कर लेते हैं। समझ रहे हो आप लोग, सेल कैन increases its size up to 3,50,000 times। समझ रहे हो आप लोग, यानी एक छोटा सा सेल जो अपने साइज को 3 लाख 3.5 लाख तक गुना तक वो इंक्रीज कर सकता है। अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। और फिर देखो यहां पर एक और यहां पर पैरामीटर है, वो है लेंथ। लेंथ एक ये पैरामीटर है, जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें आप याद रखिएगा, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में जो ग्रोथ होती है ना, वो बेसिकली लंबाई में बढ़ती है उसकी ग्रोथ। जैसे इसकी जो ग्रोथ होती है वो लेंथ में मापी जाती है हमेशा, ये हमेशा ग्रो करता है लेंथ में, चौड़ाई नहीं बढ़ेगी इसकी, लंबाई लंबाई बढ़ती है, लेंथ में इसकी ग्रोथ हमेशा लंबाई में मापी जाती है। फिर एक लिखिएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ये है वही सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या है, सरफेस एरिया में जैसे डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो होते हैं, एग्जांपल जरूर लिख लीजिएगा, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, पत्तियां जो होती हैं आपकी, पत्तियां जो होती हैं वो, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो सरफेस एरिया है ना वो इंक्रीज होता है। खाने का मतलब नहीं, कहने का मतलब है कि पत्तियों का जो रहता है ना, कि भाई किसी भी लीफ का जो एरिया है वो कैसे मापा जाता है, तो वहां पर उसका सरफेस एरिया बेसिकली हम लोग मापते हैं। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, सेल नंबर से, सेल के साइज से, उसकी लेंथ से हम माप सकते हैं, सरफेस एरिया से हम लोग माप सकते हैं। बात करें यहां पर हम लोग फेजेस ऑफ द ग्रोथ, ग्रोथ के फेजेस की बात करें। अब जैसे यहां पर एग्जांपल मैं लूं किसका, रूट टिप का एग्जांपल लो, जैसे एनसीईआरटी के अंदर जो दिया है रूट टिप, हमने यहां पर एग्जांपल के तौर पर लिया है कि रूट टिप के अंदर जो ग्रोथ है वो कितने फेजेस में होती है। ध्यान रखिएगा, ग्रोथ जो होती है वो यूनिफॉर्म कभी नहीं होती, मतलब एक जैसी ग्रोथ कभी नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। ग्रोथ
आर नॉट यूनिफॉर्म। पूरी लाइफ तक ग्रोथ एक जैसी नहीं होती है, ग्रोथ में अलग अलग फेजेस पाई जाती हैं। रूट टिप का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एनसीईआरटी से ही एग्जांपल उठाया मैंने। यहां पर ना 3 फेजेस पाई जाती है टोटल, 3 फेजेस, 3 फेजेस आर प्रेजेंट। किसमें? रूट टिप के अंदर 3 पेजेस पाई जाती है। कौन कौन सी है वो? सबसे पहली है मेरिस्टमैटिक फेज, मेरिस्टमैटिक फेज, ये सबसे पहली फेज है ग्रोथ की, मेरिस्टमैटिक फेज। इसी को हम लोग डिवीजन फेज भी बोलते हैं, डिवीजन फेज भी बोलते हैं। ये रूट टिप के बिल्कुल एपेक्स पर होती है, एकदम टिप वाले पोर्शन पर। यहां पर सबसे ज्यादा डिवीजन होता है, डिवीजन फेज। कहां पर होती है ये? प्रेजेंट एट द रूट टिप, बिल्कुल रूट की जो टिप होती है ना वहां पर ये प्रेजेंट होगी। फीचर क्या है भाई यहाँ पर? फीचर ये है कि सेल जो होते हैं वो यहाँ पर बहुत छोटे होते हैं, थिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्रोटोप्लाज्म काफी ज्यादा डेंस होता है यहाँ पर, और ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। ये इसके मेन फीचर है। सबसे बड़ा फीचर तो यही है कि सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, लगातार कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी सेल के नंबर बढ़ने होंगे वो इसी फेज में बढ़ जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक फेज में। लगातार यहां पर सेल जो है वो डिवाइड करता है। सेल जो रहता है वो यहां पर स्मॉल साइज का रहता है, यानी साइज उसका बड़ा नहीं होता है, साइज का छोटा होता है। सेल वॉल जो होती है वो यहां पर एकदम पतली सेल वॉल पाई जाती है, एकदम थिन सेल वॉल पाई जाती है, और डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। डेंस प्रोटोप्लाज्म अपन को देखने को मिलेगा। यह है मेरिस्टेमेटिक फेज के फीचर्स, याद रखें। इसके बाद फिर दूसरा फेज आता है, वो होता है इलोंगेशन फेज। कौन सा फेज है बाबू? इलोंगेशन फेज है। इलोंगेशन फेज, पहले सेल डिवाइड हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक फेज में, जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, जितने सेल बनने होंगे हजारों लाखों की संख्या में बन जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा भाई? यहां पर इलोंगेशन फेज होगा। ये मेरिस्टेमेटिक जोन के ठीक पीछे होता है, ठीक पीछे, जस्ट बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन यानी कि जो रूट टिप होती है ना वो तो मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया, उसके ठीक पीछे यानी कि ठीक ऊपर भी अपन बोल सकते हो, प्रॉक्सिमल जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक ऊपर बोले, उसके ठीक पीछे बोले, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। यहां पर सेल का साइज बढ़ता है, सेल डिवाइड नहीं होता। फीचर में लिख लीजिएगा ये चीजें, यहां पर सेल का साइज बढ़ता है, सेल साइज इंक्रीजेस। ध्यान रखिएगा, सेल का नंबर नहीं बढ़ते, सेल के साइज यहां पर बढ़ते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सेल एनलार्जमेंट, सेल एनलार्जमेंट, सेल एनलार्जमेंट यहां पर होता है। ठीक है, सेल जो है वो साइज में बढ़ती है, नई सेल नहीं बनेगी, ध्यान रखना, वही सेल है वो अपने साइज में इंक्रीज करती जाएगी, साइज में बड़ी होती जाएगी। तीसरा जो फेज है यहां पर वो है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज, ये तीसरा फेज है। कौन सा फेज है ये? मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज ये इलोंगेशन फेज के और पीछे रहेगा, जस्ट बिहाइंड द मैच इलोंगेशन जोन। जो इलोंगेशन जोन है ना ये उसके ठीक पीछे रहेगा, इलोंगेशन जोन के ठीक पीछे रहेगा। इसमें क्या रहता है? यहां पर सेल जो है अपने मैक्सिमम साइज में ग्रो कर जाती है, बिल्कुल मैक्सिमम साइज अचीव कर लेती है कि भाई ये वो साइज है कि यहां से अब और आगे ये नहीं बढ़ेगी, और आगे ये नहीं बढ़ती है, और अपने आप को ये स्पेशलाइज्ड कर देती है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए, जैसे रूट हेयर बन जाते हैं। तो यहां पर जो सेल होता है ना वो अपने साइज में ग्रो नहीं करता है, डू नॉट इंक्रीज इन दी साइज, साइज में इंक्रीज नहीं करेगा। यहां पर सेल जो है वो अचीव कर लेगा अपना मैक्सिमम साइज, अचीव द मैक्सिमम साइज, जितना उसका मैक्सिमम साइज है ना वो यहां पर बढ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर उसमें साइज इंक्रीज नहीं होगा। आफ्टर दैट दे डू नॉट इंक्रीज इन साइज।
उसके बाद वो साइज में इंक्रीज नहीं होगा। ये क्या करते हैं, सेल अब मॉडिफाई हो जाते हैं, सेल मॉडिफाइड इटसेल्फ, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं फॉर दी स्पेशल वर्क, स्पेशल वर्क के लिए, जैसे लाइक रूट हेयर, लाइक रूट हेयर फॉर्मेशन। रूट हेयर फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, मैचुरेशन का एक एग्जाम्पल है। रूट हेयर फॉर्मेशन क्या है, मैचुरेशन का ही एक एग्जाम्पल है। इस चीज को आप लोग याद रखें। यानी कि अगर मैं इसको एक डायग्राम के हिसाब से आपको समझाऊं तो कुछ ऐसा रहेगा, जैसे कि ये मान लीजिए रूट है, ये क्या है भाई, ये रूट है, ठीक। अब यहां पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है रूट टिप, रूट टिप, और यहीं पर होता है आपका मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, यही है मेरिस्टेमेटिक जोन, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जोन यही है जहां पर लगातार सेल डिवीजन होता है। उसके पीछे फिर जो है आपको मिलेगा ये वाला जो जोन है, इसको कलर चाहो तो अलग कर दो, ये जो जोन है यहां से लेकर के यहां तक, इसके ठीक पीछे या ठीक ऊपर जो भी आप बोलना चाहो, ये रूट टिप से ठीक पीछे है, ये है आपका इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन, ये दूसरा जोन है। और उसके बाद फिर हमको मिलेगा यहां पर मेरिस्टेमेटिक जोन, ये है जी आपका मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया, और सॉरी मेरिस्टेमेटिक नहीं, मैचुरेशन जोन हो गया, ये हो गया मैचुरेशन जोन, ये तीसरा जोन हो गया। और इसी मैचुरेशन जोन पर रूट हेयर्स जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये रूट हेयर्स जो हैं वो हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, रूट हेयर्स, जिनका काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। वाटर एब्जॉर्प्शन में यही तो इन्वॉल्व है, पानी को कौन एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, रूट हेयर का ही होता है, ठीक है जी। इस चीज को आप लोग यहां पर याद रखें। ओवरऑल अगर मैं बात कहूं यहां पर, तो भाई ग्रोथ बेसिकली क्या है, ग्रोथ मास का बढ़ना और सेल का बढ़ना, वो सॉरी सेल के नंबर का बढ़ना और सेल के मास का बढ़ना। कहने का मतलब है ग्रोथ में ये दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं, ग्रोथ जो है वो ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक इसमें पाए जाते हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ सेल, कि सेल का नंबर बढ़ रहा है, और इंक्रीजेस इन द मास ऑफ सेल, और सेल का मास बढ़ रहा है। ये दो चीजें हैं बेसिकली, अगर मैं ग्रोथ को डिफाइन करूं तो ये दो चीजों से मैं डिफाइन कर सकता हूं कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज द इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ सेल एंड इंक्रीजेस इन द मास ऑफ सेल, यही है ग्रोथ, ठीक है, यही ग्रोथ है बेसिकली। अब यहां पर मैं बात करूं जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, जैसे अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, क्या उनमें ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे प्लांट हो गए, जैसे एनिमल हो गए, और हम इंसान भी इसी में आते हैं, ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस वैसे एनिमल की कैटेगरी में आ गए, हम सब कौन है, मल्टी सेलुलर है। यहां पर भी ग्रोथ होती है, यहां पर भी ग्रोथ होती है, और यहां पर सेल डिवीजन से होता है। इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो किससे होती है, सेल डिवीजन से होती है, ग्रोथ बाय दी सेल डिवीजन। हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है, हम इंसानों में जो ग्रोथ होती है वो काहे से होती है, सेल डिवीजन से होती है। प्लांट की अगर मैं बात करूं, खास करके देखो ये जो सेल डिवीजन से हो रहा है ना, ये बेसिकली अपन बात कर रहे हैं इनकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब जैसे स्पेशल में प्लांट की बात करूं, स्पेशली प्लांट की बताइए सर आप, तो देखो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है ना, और एनिमल की जो ग्रोथ होती है, वो दोनों में बहुत अंतर है। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो पूरी लाइफ होती है, पूरी लाइफ, जिसको कंटिन्यूअस बोलते हैं हम लोग। ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस है, पूरी उम्र भर तक चलती है, कंटिन्यूअस अकर।
थ्रू आउट दी लाइफ, पूरी लाइफ जब तक वो प्लांट रहेगा तब तक उसके अंदर ग्रोथ चलती रहेगी, कंटिन्यूअस वो लाइफ में जीवन भर जो है वो होती रहती है, कंटिन्यूअसली वो ग्रोथ जो है वो होती रहेगी, कंटिन्यूअसली होती रहती है। वही अगर मैं एनिमल की बात करूं तो एक सर्टेन एज पर आकर के रुक जाती है। एनिमल के अंदर, एनिमल के अंदर जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली नहीं होती है, ये रुक जाती है एट द सर्टेन एज ऑफ द लाइफ। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मेरी जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, चांद तक पहुंच गया, मेरी इतनी हाइट हो गई, ऐसा नहीं होता। एक उम्र पर आकर के 17-18 साल की उम्र पर आकर के, 20 साल की उम्र पर आकर के जो है वो ग्रोथ रुक जाती है। हाँ, वो बात है, सेल डिवीजन चलता रहता है, इस बात को ध्यान रखना। रिपेयरिंग के लिए सेल डिवीजन जरूर होता है, बट सेल डिवीजन अकर्स, लेकिन वो सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए नहीं हो रहा है, बट सेल डिवीजन अकर्स फॉर द रिपेयरिंग वर्क। हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर अगर डैमेज हो जाते हैं, पुराने जो सेल होते हैं, सेल जो खो जाते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन चलता रहता है, ग्रोथ के लिए फिर नहीं होता। और हम बात करें जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कई होते हैं, जैसे जैसे आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है, ये भी ग्रो करते हैं, और इनमें भी जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से ही होती है, इनमें भी सेल डिवीजन से होती है, खास करके इनमें स्पेशली बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन होता है, मेन इनके अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन। तो ये ग्रोथ के बारे में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई। अब यहां पर सॉरी क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ा इसको समझिए अपन कि लिविंग और नॉन लिविंग ग्रोथ में क्या है, इसको थोड़ा समझो आप। लिविंग वर्सेस सॉरी नॉन लिविंग ग्रोथ। नॉन लिविंग ग्रोथ भी होती है क्या? यही तो है यहां पर, हमेशा ध्यान से सुनिए। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है ना वो हमेशा अंदर से होगी, इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी। ग्रोथ ऑलवेज इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक होती है, ध्यान रखना, फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जो भी ग्रोथ होगी वो बॉडी के अंदर से होगी, बॉडी के बाहर से नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कैसी होगी, इंट्रिंसिक होगी। इंट्रिंसिक से मतलब है कि बॉडी के अंदर, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का वहां पर सिंथेसिस होगा, नया प्रोटोप्लाज्म बनेगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अंदर से ग्रोथ होगी, बाहर से ग्रोथ नहीं होगी, ध्यान रखना। प्लांट के अंदर ये जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है। कैसी होती है? इनडिटर्मिनेट, अनलिमिटेड जिसको हम लोग बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट, अनलिमिटेड जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर। वहीं एनिमल के अंदर ये डिटर्मिनेट होती है, एनिमल के अंदर ये कैसी होती है? डिटर्मिनेट, यानी कि रुक जाती है, स्टॉप कर जाती है एक सर्टेन एज पर, कि भाई इस उम्र से फिर आगे एज जो है वो ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। और अगर नॉन लिविंग की बात करूं मैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, क्या इसमें भी ग्रोथ होती है? ये तो सोचने वाली बात है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ग्रोथ होती है? क्यों भाई, होती है क्या? जैसे मान लीजिए ये पेन है, क्या इसमें ग्रोथ हो रही है? आप कहोगे नहीं हो रही सर, कहाँ हो रही है? मेरे अंदर ग्रोथ हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है। कैसे हो रही है? बाहर से कि अंदर से? अंदर से हो रही है। आपके अंदर भी ग्रोथ हो रही है, कहाँ से हो रही है? बाहर से कि अंदर से? अंदर से हो रही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनके अंदर ग्रोथ अंदर से होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ होती है क्या? होती है, होती है भाई, बिल्कुल होती है। नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, लेकिन वो अंदर से नहीं होती, वो होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, बाहर से होती है ये, फ्रॉम आउटसाइड दी बॉडी, बाहर से,
पहले तो यही समझ नहीं आ रहा है, यही थोड़ा सा ऊपर से निकल रहा है कि सर किसी भी नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे हो सकती है, भले एक्सट्रिंसिक, लेकिन कैसे हो सकती है? होती है। जैसे उदाहरण देखिए आप, माउंटेन्स, पहाड़। आप कहोगे माउंटेन्स मतलब, भाई पहाड़ों पर ग्रोथ होती है कि नहीं होती है? जैसे आप राजस्थान गए हो कभी, जैसलमेर गए हो कभी, वहां पर आपने सैंड ड्यून देखे हैं, रेत के जो टीले होते हैं देखे हैं? क्या उनमें ग्रोथ होती है? बिल्कुल होती है भाई। आप कभी जाना माउंटेन्स, भाई पहले माउंटेन्स आपने देखा होगा, आपने इस चीज को, जैसे माउंटेन्स ये है, हो सकता है 100 साल बाद, 100 years लेटर, 100 साल बाद ये जो पहाड़ है वो कुछ इस तरीके का हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सैंड ड्यून्स है, सैंड ड्यून्स है, सैंड ड्यून्स है, तेज हवाएं चल रही हैं, तेज हवाएं चल रही है, हो सकता है 1 महीने बाद ही, 1 महीना तो चलो बहुत दूर की बात है, मैं कहूंगा यहाँ पर कुछ दिन बाद ही तेज हवाएं चली, उन तेज हवाओं से रेत उड़ करके आई, रेत यहाँ आकर के डिपॉजिट हो गई, एक्यूमुलेशन हो गया, ये सैंड ड्यून्स थोड़े ऐसे हो गए, बड़े हो गए। तो ये भी तो एक प्रकार की ग्रोथ हुई ना? क्यों भाई? जैसे अभी हम माउंट एवरेस्ट की चर्चा करेंगे, उसको आप गूगल पे सर्च करना, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ना वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, हमारे जो हिमालयन माउंटेन है ना उनकी हाइट भी धीरे धीरे बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? डिपोजिशन से बढ़ रही है, एक्यूमुलेशन से बढ़ रही है। तो भाई माउंटेन तो नॉन लिविंग है, माउंटेन्स जो हो गए ये तो नॉन लिविंग हो गए, यानी कि इनमें ग्रोथ हो रही है। ये देखो साफ साफ दिख रहा है हो रही है, लेकिन एक्सट्रिंसिक हो रही है, अंदर से नहीं हो रही है। जैसे हमारी बॉडी में अंदर से ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, यहाँ पर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, तो नॉन लिविंग ना, तो प्रोटोप्लाज्म कहां से होगा? तो ये भी ग्रो कर रहे हैं, ये भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, ये ग्रोथ जो हो रही है वो कैसे हो रही है? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का एक्यूमुलेशन इनके ऊपर होता रहता है, और यहां पर जो ग्रोथ है वो चलती रहती है, यही हो रही है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आएगा क्या नहीं आएगा? अभी मैंने आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी समझा दी थी। अब इसका जवाब मुझे आपसे पूछना है, आप लोग बताओ कि क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? कंक्लूजन, यही तो है हमारा कंक्लूजन। हम लोग इतनी मेहनत से इस पूरे लेक्चर को देखे, इस पूरे लेक्चर को सुने, ग्रोथ के बारे में समझे। अब पॉइंट तो यह है कि क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या नहीं है? नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा नो। ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्योंकि मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है ऐसे कैरेक्टर जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, और नॉन लिविंग में ना हो। अब जैसे यहां पर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, सही बात है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के अंदर होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, जैसे प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है, बैक्टीरिया में भी ग्रोथ होती है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनमें भी होती है, सभी के अंदर होती है। तो फिर तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना? नहीं, क्योंकि मैंने ये कंडीशन और बताई थी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो है लेकिन नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर अपने ये भी पढ़ लिया, बट ग्रोथ आल्सो प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग थिंग में भी प्रेजेंट होती है, जैसे माउंटेन्स वगैरह में, सैंड ड्यून्स वगैरह में। यही है इसका मेन कारण कि ये आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। दैट्स वाई, दैट्स वाई ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसलिए ग्रोथ जो है उसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखते हैं, या वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के क्राइटेरिया पर खरी नहीं उतरती। तो ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। यहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, उस चीज को आप चाहो तो नोट में करके लिख सकते हो। ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं लेकिन एक ही कंडीशन में, और वो कंडीशन ये होगी कि ग्रोथ अगर इंट्रिंसिक है तो उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो। ध्यान रखिएगा, इफ
अगर क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन पूछा जाए, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, कि अगर ग्रोथ वहां पर इंट्रिंसिक है, इफ ग्रोथ इज इंट्रिंसिक, अगर ग्रोथ इंट्रिंसिक है देन इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो फिर वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आ जाएगा, देन इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। तो ये नोट में जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा ना ऐसा, तभी आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, नहीं तो आंसर तो आपको यही रखना है कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि केवल इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, केवल इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो अब क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो फिर उस कंडीशन में ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में काउंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आ गई होगी आप लोगों को बात समझ में? ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहां पर दूसरा जो कैरेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। दूसरा कैरेक्टर कौन सा है भाई यहां पर आपका? रिप्रोडक्शन है, जन्म लेना। रिप्रोडक्शन क्या है भाई? जो नई प्रोजेनी डेवलप होती है, जो नई प्रोजेनी बनती है किसी प्रीवियस वन से यानी पेरेंट से, वही क्या होता है भाई? रिप्रोडक्शन होता है। अब रिप्रोडक्शन के भी अलग अलग तरीके होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं, दो कंडीशन होनी ही होनी चाहिए, तभी उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग कहेंगे। टू कंडीशन आर मस्ट। कौन कौन सी है वो दो कंडीशन? सबसे पहला तो यहां पर मियोसिस बनना चाहिए, ओ सॉरी गैमीट बनना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। सबसे पहले तो गैमीट बनना चाहिए बाय द मियोसिस, यानी कि मियोसिस होनी चाहिए, गैमीट बनेंगे। दूसरी कंडीशन है कि वो जो गैमीट है उनका फिर फ्यूजन होना चाहिए, फ्यूजन ऑफ दीज हैप्लॉइड गैमीट। फिर ये जो हैप्लॉइड गैमीट है इनका फ्यूजन होना चाहिए और ये फॉर्म करे वहां पर अ डिप्लॉइड जाइगोट, और वहां पर बने क्या? डिप्लॉइड जाइगोट, एंड फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। ये दो चीजें होनी ही होनी चाहिए, तभी उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। किस किस में होता है भाई? जैसे हमको प्लांट में देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे हमको एनिमल में देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे हम इंसानों के अंदर भी होता है। अब कुछ प्लांट कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। दूसरा है यहां पर एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी एक कंडीशन यहां पर एब्सेंट है, कोई भी एक कंडीशन, या तो उसमें मियोसिस नहीं हो रही या फिर फ्यूजन नहीं हो रहा, कोई भी एक कंडीशन अगर इसमें से एब्सेंट हुई तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहां पर किस में मिलता है अपन को? जैसे फंगस में मिल जाएगा, फंजाई में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में होता है। जैसे जैसे ईस्ट के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे हाइड्रा जो होता है उसके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके अंदर ना बडिंग होती है, बडिंग। ईस्ट और जो हाइड्रा है ना, इनमें होती है बडिंग नाम की प्रक्रिया होती है, बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है बडिंग से। ऐसे ही आपने एक देखा होगा प्लेनेरिया, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और जितने भी एग्जाम्पल है वो सब की सब मैं आपको एनसीईआरटी के बता रहा हूं, कोई भी एग्जाम्पल बाहर का नहीं है, सब एनसीईआरटी के। जैसे प्लेनेरिया है जिसको फ्लैट बॉर्म बोलते हैं हम लोग, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फ्लैट बॉर्म, फ्लैट बॉर्म। इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है रीजनरेशन, मतलब कोई भी टूटा हुआ पार्ट है ना तो उससे एक कंप्लीट बॉडी बन जाती है, ट्रू रीजनरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया के अंदर, फ्लैट बॉर्म के अंदर। तो ये भी क्या है भाई? ये भी आपका एक तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। इसके अलावा अपने जो एल्गी वगैरह हो गए, खास करके फिलामेंटस एल्गी वगैरह हो गए, मॉसिस वगैरह हो गए, इनमें भी फ्रेगमेंटेशन से हो जाता है। फंजाई में भी होता है, फंजाई में भी अपन को देखने के लिए मिलेगा फिलामेंटस एल्गी, एल्गी है, ठीक है। कुछ मॉसिस, मॉसिस मतलब जो ब्रायोफाइट्स में आते हैं, जैसे प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा, इनके अंदर हमको मिलेगा फ्रेगमेंटेशन। इनमें कैसे होता है? इनमें फ्रेगमेंटेशन से होता है,
इनमें फ्रेगमेंटेशन से होगा। अब वो बात देखो, रिप्रोडक्शन जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पर और डिटेल में इसको समझाएंगे। अभी तो फिलहाल मैं उस पर आने वाला हूं, मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि क्या ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। पॉइंट तो ये है, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आता है या नहीं आता है, बस ये हमको पता करना है। अब जैसे मैंने कहा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब वो कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि भाई रिप्रोडक्शन क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, क्या रिप्रोडक्शन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? आंसर क्या होगा इसका, क्या लगता है आपको, क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? आंसर है नहीं है बाबू, नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्या रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता? नहीं होता। बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग भी हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे, देखो नॉन लिविंग तो खैर रिप्रोड्यूस करते नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लिविंग हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जो कि स्ट्राइल हैं। जैसे कि म्यूल, म्यूल जानते हो, खच्चर जिनको हम लोग बोलते हैं, गधे और घोड़े का क्रॉस करके बनाया जाता है। म्यूल जो होते हैं, खच्चर जो होते हैं, ये स्ट्राइल होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्राइल। ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, डू नॉट रिप्रोड्यूस। इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, ना सेक्सुअल ना एसेक्सुअल। और देखो भाई, मधुमक्खियों में आपने पढ़ा होगा तो वर्कर्स भी होती हैं, वर्कर बी, ये भी कैसी होती हैं? स्टेराइल होती हैं। इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब मधुमक्खियां क्या जिंदा नहीं है? जिंदा है, लिविंग है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। म्यूल, खच्चर, क्या जिंदा नहीं है? जिंदा है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कई बार ऐसे आपने देखा होगा, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल होते हैं। हम इंसानों में भी तो दिक्कत होती है, बहुत सारे हम लोगों में, इंसानों में ट्रीटमेंट लेते लेते जीवन निकल जाता है। इनफर्टाइल कपल है, उनके अंदर भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये भी तो जिंदा है ना, लेकिन ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं आता है। रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, मानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है, लेकिन वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं आता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। तो ये अपने दो कैरेक्टर हो गए। अब इसके बाद अपने तीन कैरेक्टर और बचते हैं, मेटाबॉलिज्म, उसके बाद फिर आपका ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। तीन है, इन तीनों को हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ध्यान से इन दो कैरेक्टर्स को तो अच्छे से समझ ही लेना। कौन कौन से दो कैरेक्टर हमने देखे? एक हमने ग्रोथ देख लिया और दूसरा हमने रिप्रोडक्शन देख लिया। हालांकि रिप्रोडक्शन का तो एक कंप्लीट चैप्टर ही है, तो उसको तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ना ही है अपन को। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? आंसर है नहीं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? नहीं है। क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं है। और रीजन मैंने आपको बता दिए हैं। ये तो कोई भी रट लेगा कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उसका रीजन पता होना चाहिए, कंसेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है। तो वो रीजन भी मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया है कि क्यों ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें बाकी के और जो कैरेक्टर बचे हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।